दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश का अनूठा सच सबसे पहले जान लीजिए। इस देश में अपराध कहीं भी हो, उसकी जांच कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा और उसका परिणाम कब आएगा, यह सब कुछ सत्ता के हाथों में बंधा होता है। सत्ता ही तय करती है कि कौन जांच करेगा, कब से जांच शुरू होगी, उस जांच की दिशा क्या होगी, उस दिशा के बाद जांच का परिणाम कौन आएगा, कौन दोषी होगा या दोषी जो हो रहा है क्या उसे बचाया जाए या फिर उन चीजों को टाल दिया जाए। सब कुछ इस देश में सत्ता ही तय करती है। और अगर कोई अपराध राजनीति को प्रभावित कर रहा हो या फिर राजनीति से प्रभावित अपराध हुआ हो, तो फिर तो यकीन जानिए इस देश के भीतर में सत्ता की ताकत के आगे कोई इंस्टीट्यूशन काम करता नहीं है। आज शुरुआत में इस भूमिका की जरूरत इसलिए है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब समूची जांच सीबीआई को सौंप दी है। हालांकि यह जांच 5 अगस्त को सौंप दी गई थी, लेकिन उसके बाद कई तरीके से जो देश में हंगामे मचते रहे कि महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी बातों का जिक्र किया, बिहार पुलिस ने अपनी बातों का जिक्र किया, सुशांत की करीबी मित्र रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया और धीरे धीरे बात उलझती चली जा रही थी कि वाकई ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है जिसमें अब सीबीआई ही जांच कर सकती है। और सीबीआई के हाथ में जब भी कोई केस आता है तो मतलब बहुत साफ होता है, वो राजनीति से प्रभावित होगा या राजनीति उसे प्रभावित करेगी। सवाल यह है कि अगर सीबीआई से पहले की स्थिति को भी टटोल ले तो महाराष्ट्र के भीतर में जो पूरी जांच प्रक्रिया पहले दिन से थी, यानी जिस दिन मौत की खबर आई उस दिन से जो जांच की प्रक्रिया थी वह एक अलग ही दिशा में जा रही थी और कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता का उस पर दबाव है, मुंबई पुलिस पर दबाव है। बिहार पुलिस सक्रिय हुई तो कहा गया कि बिहार की राजनीति का दबाव था, इसी के बाद बिहार पुलिस सक्रिय हुई और जब सेंटर ने अपने तौर पर पूरा मामला सीबीआई को दे दिया तब कहा गया कि सेंटर की राजनीति भी यह चाहती है कि किस तरीके से बिहार के चुनाव भी देखने हैं और महाराष्ट्र की सियासत को भी साधना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो इस देश के भीतर में सिर आंखों पर हर कोई कहता है। लेकिन हमें लगता है कि आज कुछ ऐसे पन्नों को पलट लीजिए और उसके बाद जरा इस बात को सोचने की कोशिश कीजिएगा। मामला जैसे ही सीबीआई के पास चला जाता है उसके बाद से इस देश की सियासत सक्रिय हो जाती है। अपने मुनाफे और घाटे को तौलते हुए चीजें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सीबीआई एक प्रीमियर जांच एजेंसी है। एक लंबी फहरिस्त है सीबीआई के दायरे में, लेकिन उसके साथ साथ एक लंबी फहरिस्त है महाराष्ट्र पुलिस के भी दायरे में। उसने कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे हैं। बिहार पुलिस ने भी तमाम अपराधों की जांच करते हुए कोई बड़े तीर नहीं मारे हैं। सीबीआई तो राजनीतिक तौर पर प्रभावित होकर काम करती रही है और मौजूदा वक्त में कहीं ज्यादा तेजी से राजनीति से वो प्रभावित है। इससे इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि आज हम जिन तथ्यों को आपके सामने रखेंगे कुछ चीजें और साफ होंगी। तो क्या शुरू में ही इस बात का जिक्र कर दिया जाए कि दरअसल जांच तो होनी है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है क्या, और हत्या में कौन कौन शरीक है क्या, और हत्या को दबाने के लिए क्या आत्महत्या के रूप में इसे रखा गया क्या, और जो लोग दबाना चाहते थे वो क्या राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए थे क्या, और राजनीतिक सत्ता नहीं चाहती थी क्या उनका नाम आ जाए, इसीलिए पूरी मुंबई पुलिस उसी तरीके से काम कर रही थी क्या, और बिहार पुलिस जब उसके भीतर कूदी और महाराष्ट्र या मुंबई की पुलिस ने जब बिहार पुलिस को जिस तरीके से रोका उसने कई सवाल खड़े कर दिए क्या, और एफआईआर तक अगर मुंबई में दर्ज नहीं है तो फिर जांच जिस आधार पर की जा रही थी, जिस नेपोटिज्म का जिक्र हो रहा था, जिन जिन लोगों को बुलाया जा रहा था और 50 दिनों तक जो कुछ हो रहा था वह सब कुछ एक थिएटर चल रहा था क्या। ये तमाम सवाल आपके जहन में होने चाहिए क्योंकि जिन बातों का जिक्र हम करने जा रहे हैं उन बातों में कुछ बातों को शुरुआती दौर में इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि अलग अलग किरदार में मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट भी है, सीबीआई भी है, महाराष्ट्र पुलिस भी है और बिहार पुलिस भी है और एक मौत हुई है। उस मौत के दायरे में कोई भी परिवार यह मानकर चलेगा कि कम से कम जांच प्रक्रिया तो ठीक होनी चाहिए। सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन जिस देश के भीतर में जांच प्रक्रिया को ही प्रभावित करने के लिए राजनीतिक सत्ता मौजूद हो तो उसमें कोई भी जांच किस रूप में परिणाम तक पहुंचेगी ये शायद एक दूर की गोटी है अगर वो राजनीति को प्रभावित कर रही है तो। सीबीआई को लेकर हमें लगता है कि 14 अगस्त 2019 उस वक्त इस देश में चीफ जस्टिस हुआ करते थे रंजन गोगोई। 14 अगस्त को वह डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर देने के लिए विज्ञान भवन दिल्ली के गए थे और संयोग से उस जगह पर उस भाषण को सुनने के लिए हम भी वहां पर मौजूद थे। सीबीआई के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी थी और उन्होंने अपने भाषण में एक बात का जिक्र किया था। उनका कहना था कि राजनीतिक तौर पर जो चीजें प्रभावित करती है जांच को, सीबीआई उसकी सही तरीके से जांच नहीं कर पाती। जो शब्द कहे गए उन शब्दों को शब्दशः सुनिए। सीबीआई हैड नॉट बीन एबल टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ जुडिशियल सिक्योरिटी in a number of high profile and politically sensitive cases.
और तब उन्होंने कहा था कि दरअसल सीबीआई को भी सीएजी की तर्ज पर स्वायत्तता दे देनी चाहिए, तभी वो सही तरीके से काम करेगी और राजनीतिक तौर पर प्रभावित नहीं होगी। अब ये अलग मसला है कि आज की तारीख में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का जिक्र जब होगा तो वो एज ए पार्लियामेंट मेंबर होगा, चीफ जस्टिस नहीं है वो, और वो संसद के सदस्य हो गए, तो राजनीति ने किस रूप में प्रभावित सुप्रीम कोर्ट को भी किया हुआ है, यह भी कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन आइए मामला उस शुरुआत से करते हैं जहां पर पहली स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति प्रभावित करती हुई दिखाई देती है, दूसरी स्थिति सीबीआई जांच के बाद महाराष्ट्र की सियासत को डिगाने की स्थिति में आज नहीं कल सेंटर आ सकता है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र में सत्ता संभाले हुए जो अलग अलग प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इस केस के जरिए, क्या वाकई शिवसेना की सत्ता डिग सकती है या नहीं डिगने के बदले शिवसेना को डाइल्यूट किया जा सकता है, या आने वाले वक्त में शिवसेना की राजनीति को ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि शिवसेना क्या वाकई इस दायरे में फंस रही है, या जो परसेप्शन बन रहा है या परसेप्शन बनाया जा रहा है, जो भी स्थिति आप मानकर चलिए। दरअसल मुंबई पुलिस ने जितनी गलतियां पहले दिन से की वह गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लूपहोल्स नहीं है बल्कि जानबूझकर की गई हरकत दिखाई देती है। चाहे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, ऑटोप्सी की रिपोर्ट हो, एम्बुलेंस का जाना हो, शव को घर से जिस रूप में उठाना हो, वहां पर अगर गले में फंदा लगाकर किसी ने खुदकुशी किया वो तस्वीर तक की जिक्र ना हो, एक लंबी फहरिस्त है जिसका जिक्र हो चला है। और मुंबई के भीतर में बैंक स्टेटमेंट से लेकर तमाम चीजों का जिक्र, जो मोबाइल फोन, डायरीज, इन सबको इस दौर में लाया गया जो कि मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही थी। इतने लूपहोल्स हैं मुंबई पुलिस के पूरी जांच प्रक्रिया में कि कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है ये जांच मुंबई पुलिस अगर कर रही थी तो वो किसी दबाव में थी या किसी चीज से प्रभावित थी। क्योंकि मुंबई पुलिस का मतलब आप समझिए, देश में सबसे बड़ी पुलिस की तादाद मुंबई के भीतर ही है, तकरीबन 2 लाख पुलिसकर्मी काम करते हैं। सबसे बड़ा बजट मुंबई पुलिस का ही है। और इसकी अगर यूनिट्स को आप देखना चले, इसमें साइबर सेल भी है, इसमें डिटेंशन यूनिट भी है, इसमें वायरलेस सेल भी है, इसमें एंटी एक्सटॉर्शन सेल भी है, इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी है, और तो और अमेरिकन तर्ज पर यहां पर एक फोर्स 1 भी बनाई गई है, क्योंकि टेररिज्म के खतरे के बाद से इसको क्रिएट किया गया। टोटल 25 यूनिट है, जो नाम हमने लिया वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है। इसका मतलब है कि मुंबई पुलिस वाकई सक्षम है, बजट के तौर पर, स्टाफ के तौर पर, उसके पास जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसके तौर पर, उसके काम करने के तौर पर। लेकिन 50 दिनों तक वो क्या कर रही थी ये वाकई एक अबूझ पहेली सी है। और मुंबई पुलिस का कोई अपना इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा हुआ है, फिर भी वो जांच इस रूप में कर रही थी, तो कुछ सवाल तो तुरंत आपके जहन में आने चाहिए। हमारे जहन में तो एक केस आता है जो कि 2014 का केस है। टीसीएस में काम करती थी एक लड़की एस्थर अनुया, जो क्रिश्चियन थी, और उसकी अधजली लाश मिली थी उस समय लोकमान्य तिलक रेलवे टर्मिनल के पास से, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसकी जांच जिस तरीके से 2014 में हुई और जिस ढीले पूर्वक हुई, उसने कई सवाल उस वक्त भी खड़े किए थे। लेकिन एक इतिहास और डाटा हमको बतलाएं आपको, जब इतनी सारी यूनिट्स काम करती है, 2014 से लेकर 2019 तक का डाटा जो साइबर क्राइम का है, वह तकरीबन मुंबई पुलिस के पास 4,500 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं। लेकिन उसने जो केस को क्रैक किया है उनकी संख्या 1000 भी नहीं है। जो लगभग बैंक फ्रॉड के केसेस उसके पास, मुंबई पुलिस के पास आए, उनकी तादाद तकरीबन 2000 है। लेकिन उसमें से उसने 200 केस को भी सॉल्व नहीं किया, और जो मनी साइफन किया गया उसकी रिकवरी जो है सिर्फ 5% की। जो सेक्सुअल हैरासमेंट, ब्लैकमेल के जो केसेस हैं उसमें उसने सिर्फ 25% केसेस ऐसे हैं जिसमें उसने चार्जशीट दाखिल की है। तकरीबन लगभग 1900 केसेस में से उसने जो चार्जशीट दाखिल की है वो 400 के लगभग ही चार्जशीट दाखिल की है। यानी इसका मतलब यह है कि सीबीआई को जांच सौंपे जाना बिल्कुल सही है, कोई इनकार नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस किसी दबाव में थी, वो किस दबाव में थी, कौन सी सियासत को कर रही थी, और इन सब के बीच जो जानकारियां निकल कर आ रही थी वो माना जा रहा है कि सत्ता के भीतर से ही सेंटर तक वो जानकारी पहुंच रही थी, मीडिया तक वो जानकारी पहुंच रही थी। और सत्ता में मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में 3 पार्टीज हैं, शिवसेना भी है, शरद पवार की एनसीपी भी है, और कांग्रेस भी है। शरद पवार के बेटे यानी जो भतीजे हैं, भतीजे के बेटे जो कि डिप्टी सीएम है, पार्थ है, जैसे ही इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन्होंने बोला सत्यमेव जयते, यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा जीत की। शरद पवार ने बीच में डांटा डपटा भी था कि आप इस तरीके से सीबीआई जांच का जिक्र क्यों कर रहे हैं, हम लोग की सरकार है, शिवसेना के साथ हैं हम लोग। लेकिन सियासत के उन पेच को समझने की कोशिश कीजिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना अगर वाकई जो परसेप्शन बना है, जो बहस हो रही है कि क्या वाकई सत्ताधारी दल के किसी शख्स का हाथ इस पूरे कांड में है, और अगर वो फंसती है तो मानकर चलिए कि शिवसेना के लिए मुश्किल दिनों की शुरुआत हो गई है। और शिवसेना के सामने आने वाले वक्त में संकट और गहराएगा, क्योंकि शिवसेना की राजनीति और महाराष्ट्र की सियासत को आप पहले राउंड में समझ लीजिए। शिवसेना अगर सत्ता में है तो ये एक हिंदूवादी पार्टी है, विपक्ष में बीजेपी है जो एक हिंदूवादी पार्टी है। महाराष्ट्र के भीतर में दलित और मुस्लिमों की तादाद जितनी बड़ी है, वहां पर बाबा साहब अंबेडकर और उनके जरिए आंदोलनों की शुरुआत, विदर्भ हो या मराठवाड़ा का इलाका हो या मुंबई शहर में ही क्यों ना हो,
एक बड़ी तादाद है जो अपने आप में अलूफ महसूस कर रही है, उसका इस सियासत से कोई रास्ता नहीं है। वो एक बड़े तौर पर कहीं ना कहीं शरद पवार के जहन में यह जरूर बात है कि अगर वो शिवसेना के पीछे खड़े हैं और विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभा रही है तो फिर उनकी भूमिका आने वाले वक्त में क्या होगी, इसको अपने जहन में एक सेकंड के लिए रखिएगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेज में आइए। सेंटर ये मानकर चल रहा है कि महाराष्ट्र के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में, महामारी के दौर में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शिवसेना वहां पर है और सेंटर में बैठी हुई सरकार के प्रधान जो है वो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री के तौर पर, होम मिनिस्टर अमित शाह है। ये दोनों शख्स अगर लौट जाइएगा 2014 में तो चुनाव प्रचार के दौर में ये शिवसेना को वसूली पार्टी ही करते रहे और ये अपने तौर पर राजनीतिक मिजाज रहा है शिवसेना का कि वो विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए महाराष्ट्र के भीतर में उसने अपने आप को मजबूत किया। पहली बार वो सत्ता में है तो सत्ता को विपक्ष की राजनीति करने के ढंग से नहीं चलाया जा सकता है और जब वो नहीं चला पाएगी और ऐसी स्थिति सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे के पूरे आत्महत्या या हत्या के बीच की परिस्थितियों में आकर चीजें फंस गई, जहां पर महाराष्ट्र पुलिस भी फेल नजर आ रही है, वहां के होम मिनिस्टर्स के तमाम बयान भी फेल नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि अब महाराष्ट्र को हर तरीके से सीबीआई की मदद करनी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको दे देने हैं और हर तरह की मदद अब उस जांच की दिशा में करनी है। तो मतलब बहुत साफ है कि आपकी जांच की दिशा बिल्कुल ठीक नहीं थी। आप जो कर रहे थे वो एक थिएटर कर रहे थे, आप चीजों को ठक रहे थे, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ना एफआईआर की स्थिति थी, ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की स्थिति थी, यानी जो भी लूपहोल्स थे, जिन बातों का जिक्र लगातार आपके सामने होते रहा, वह भी नहीं था। यहां से एक दूसरा सवाल होता है कि क्या वाकई एक ऐसी राजनीति की अब इस सीबीआई जांच के जरिए शुरुआत होगी जिसके बाद शिवसेना की सत्ता डामाडोल होगी, या शिवसेना दो स्थिति में आ जाएगी, या तो सत्ता से बेदखल हो जाए या फिर वह नतमस्तक हो जाए। इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, इससे पहले फिर जरा सीबीआई की परिस्थिति को आप देख लीजिए। सीबीआई राजनीतिक तौर पर जब प्रभावित केसेस होते हैं तो वो किस रूप में काम करती है यह भी समझ लीजिए। शिवसेना का जिक्र से पहले इसलिए सीबीआई को समझने की जरूरत है क्योंकि सीबीआई के पास हाल के दौर में, पुराने दौर में तो अगर हम आपसे कहें कि बफोर्स से लेकर 2G तक का जिक्र में सीबीआई ने कौन सी जांच की और क्या जांच की है, इसको आप गूगल में भी टटोल सकते हैं, जान भी सकते हैं। बफोर्स की जांच कितने दिनों तक चली राजनीति से प्रभावित होते हुए, और 2G स्कैम की जांच में तो किसी को सजा ही नहीं हुई, बार बार जिक्र करता रहा अदालत, स्पेशल कोर्ट कहती रही, लेकिन कोई सबूत किसी रूप में निकल कर नहीं आया जिसको जांच हो सके, और 2G ने तो इस देश की सत्ता तक को बदल दिया। लेकिन बहरहाल सीबीआई जो जांच करती है उसमें आज हम कुछ कैरेक्टर्स का नाम लेते हैं जो राजनीति से प्रभावित होते हैं। बीएस येदियुरप्पा, लैंड स्कैम का माइनिंग स्कैम का मामला था, डायरी के पन्ने मिले थे जिसमें उठकर जज था, जजेस को घूस दिया गया है, एडवोकेट्स को घूस दिया गया है, बीजेपी लीडरान को घूस दिया गया है। सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन 2004 में जब दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आई तो उसके बाद से सीबीआई ने कई वर्षों से जो जांच कर रही थी, झटके में कहा कि कोई सबूत एविडेंस हमारे पास पूरा नहीं है। डायरी कल तक महत्वपूर्ण थी, वो डायरी भी महत्वहीन हो गई। बीएस येदियुरप्पा आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं और उन पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। बिल्लारी रेड्डी ब्रदर्स को याद कीजिए, माइनिंग स्कैम 16,500 करोड़ का, सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन झटके में जब कर्नाटक इलेक्शन नजदीक आ गया उस समय इनको मुक्ति दे दी गई और कंक्लूड कर दिया, बहुत तेजी से सीबीआई ने केस को खत्म कर दिया। हेमंत विश्वा शर्मा, ये तो पहले कांग्रेस में थे, इनके खिलाफ तो करप्शन के चार्जेस थे, इनके खिलाफ तो बीजेपी ने बुकलेट निकाला था और बहुत साफ कहा था कि जो वाटर सप्लाई स्कैम जो गुवाहाटी में हुआ है उसमें जो मेन प्रोजेक्ट और मेन दोषी जो थे यही थे। लेकिन और तो और इनके ऊपर यह भी आरोप लगा था कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसने चार्जशीट दी थी कि कैसे एक फॉरेन कोर्ट में यह मामला पहुंचा था कि इन्होंने फॉरेन कंपनी ने कैसे इनको घूस दिया था, ये सारी बातें आई थी। लेकिन बीजेपी में एक होकर आए, सीबीआई जांच कर रही थी अपने तौर पर, और जो बीजेपी सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी उसने खामोशी बरत ली, वह बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान, व्यापम घोटाला कोई छुपा नहीं है, कितने विसिल ब्लोअर मारे गए, एक जर्नलिस्ट की भी मौत हो गई, लेकिन व्यापम में क्लीन चिट 2017 में शिवराज सिंह चौहान को। मुकुल राय, नारदा शारदा केस स्टिंग ऑपरेशन में उनका नाम, ईडी जांच कर रही थी, लेकिन वो मामला भी जैसे ही बीजेपी में आए वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनको तो सीएम की गद्दी छोड़नी पड़ी थी, लैंड स्कैम का मामला था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के स्कैम का मामला था, कई इतने स्कैम थे कि 2011 में बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री पद से इनको हटवा दिया। लेकिन आज की तारीख में जांच की किसी को कोई जरूरत नहीं, सारी जांच और सरकार अपने तौर पर खामोशी बरत चुकी है। अब वो सेंटर में मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर। नारायण राणे कांग्रेस में थे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, ईडी जांच कर रही थी, लैंड स्कैम का केस चल रहा था, सीबीआई जांच कर रही थी, ईडी जांच कर रही थी। नारायण राणे ने ही कहा था सीबीआई जांच हो, नारायण राणे ने ही एक नाम उछाला था जो कि आदित्य ठाकरे का नाम था। अब आप सोचिए कि नारायण राणे जब बीजेपी में आ गए तो उन्होंने जो जो मांगे जिस जिस रूप में की, आज की तारीख में उस पर मोहर लग गई
और नारायण राणे की राजनीति कांग्रेस से शिफ्ट हुई, ये अलग मसला है कि कांग्रेस आज की तारीख में शिवसेना के साथ आकर खड़ी हुई। नारायण राणे अपने तौर पर कभी शिवसेना के साथ थे। शिवसेना की राजनीति जिसका जिक्र एक वक्त अपने भाषणों में 2013-14 के वक्त में नरेंद्र मोदी और अमित शाह वसूली पार्टी के तौर पर करते थे, उनके पन्नों को पलटिएगा तो याद कीजिएगा कि धीरू भाई अंबानी भी जब बाला साहब ठाकरे से पहली बार मुलाकात करने गए थे तो उसमें माना यही जा रहा था कि गुजराती जो बिजनेस के लिए महाराष्ट्र आते हैं और मुंबई में आते हैं उनसे पार्टी वसूलती है शिवसेना, तो वो मुलाकात करने गए थे और उसके बाद धीरू भाई में और बाला साहब ठाकरे में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये एक अलग किस्सा है, लेकिन सिर्फ है कि एक सिलसिला बता रहे हैं कि राजनीति चीजों को कैसे चलाती है, कैसे प्रभावित करती है। अब अगर ऐसी परिस्थिति के भीतर में जिन आवाजों का जिक्र पार्थ पवार कर रहे थे, जो कि शरद पवार के भतीजे के बेटे हैं और भतीजे डिप्टी सीएम हैं, अब जबकि कांग्रेस ने एक लिहाज से अपनी पूरी राजनीति महाराष्ट्र में पवार के हाथों में डाली, शिवसेना को अगर बेदखल कर दिया जाता है तो शिवसेना शहीद हो जाएगी। यह काम नहीं किया जाएगा तो इसका एक मतलब तुरंत आपके जहन में आएगा, तो क्या सीबीआई जांच का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है? सीबीआई के पास पेंडिंग केसेस की लंबी फहरिस्त है। आपको जानकर हैरत होगी कि बरस दर बरस जो एफआईआर वो करती है उसमें जो चार्जशीट दाखिल करने की स्थिति भी आती है, उसकी भी पेंडिंग केसेस की फहरिस्त इतनी लंबी है, बरस दर बरस जो है वो एवरेज निकालिएगा तो वो 100 से ज्यादा एवरेज निकल के आता है। इतने केसेस उसके पास पेंडिंग हर बरस पड़े रह जाते हैं। तो तमाम केसेस में जैसे हमने जिक्र किया वो चीजों को टाल देती है। राजनीति प्रभावित कैसे होगी और सीबीआई जांच राजनीति की दिशा में ले जाएगी क्या? अगर कहीं वाकई कटघरे में शिवसेना की सरकार या शिवसेना को संभाले हुए ठाकरे परिवार का कोई शख्स अगर उस दायरे में आता है तो फिर वहां से पॉलिटिकल बार्गेनिंग शुरू होती है। और महाराष्ट्र की सियासत की 2-3 सच को समझ लीजिए। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना जब तक रहेगी, शरद पवार और बीजेपी के गले की वो हड्डी बनी रहेगी। इस सरकार को गिराना बहुत आसान है शरद पवार के लिए, लेकिन सरकार को गिराते ही शिवसेना की जमीन और मजबूत हो जाएगी। तो शरद पवार कभी शिवसेना की सरकार को गिराएंगे नहीं, वह दोहरी राजनीति को सामने लेकर जाएंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और दोहरी राजनीति एक पार्थ पवार के जरिए आ रही है, एक तरफ अजीत पवार के खामोशी के साथ आ रही है, एक तरफ शरद पवार के हां और नहीं दोनों की परिस्थितियों के बीच में आ रही है, जिसमें मुंबई पुलिस की तारीफ भी है और सीबीआई जांच को न रोकने की एक सोच भी है। ये दोनों चीजों के बीच में वो चल रहे हैं। तो पवार की राजनीति के मिजाज को समझिए, वो जानते हैं कि कहां राजनीतिक लाभ है। बीजेपी और शरद पवार कोई बहुत दूर नहीं रहे हैं। 2014 में भी इस बात का जिक्र था कि क्या शरद पवार और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेंगे, तब स्थितियों को शिवसेना ने आंका था और शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में आकर उस समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन 2019 में स्थितियां इसलिए पलटी क्योंकि बीजेपी शिवसेना को खत्म कर देगी, इसका जिक्र शिवसेना के भीतर था। और शिवसेना ने अपनी राजनीति को जब इस दौर में साधना शुरू किया तो जाहिर है वह अपनी पार्टी को मजबूत कर रही थी, अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है और जमीनी स्तर पे उसके कार्यकर्ताओं के लिए वो सारे रास्ते खोले गए हैं जिसके जरिए वो डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट अपने आप को मजबूत करे और हिंदूवादी सोच को भी वह इस रूप में लगातार बताते रहे कि बीजेपी कहीं भटकी है, हम कहीं साथ है। इस बात का जिक्र हो रहा था। शरद पवार और बीजेपी को लिए महाराष्ट्र की राजनीति में अपने अनुकूल करने के लिए राजनीति को, शिवसेना को खत्म करने की जरूरत है। तब आपके जहन में सवाल आएगा, क्या सीबीआई की जांच आने वाले वक्त में एक ऐसे बार्गेनिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी जहां पे शरद पवार और कांग्रेस तो अलग हो जाएंगे शिवसेना से और शिवसेना के मुख्यमंत्री भी उद्धव ठाकरे रहेंगे, लेकिन उस सरकार को बीजेपी के साथ चलना होगा और बीजेपी जैसे चलाएगी वैसे चलना होगा। यह चीजें अनुकूल है शरद पवार की अपनी राजनीति के लिए भी, क्योंकि मैसेज ये जाएगा कि आखिर में शिवसेना झुकी, शिवसेना नतमस्तक हुई, शिवसेना की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी के अनुकूल है, यह मैसेज जाएगा। सवाल है कि लेकिन क्या वाकई शिवसेना इस रूप में अपने आप को कमजोर पा रही है या शिवसेना इसके लिए तैयार हो रही है? शिवसेना विपक्ष की भूमिका की तरह राजनीति महाराष्ट्र की सड़कों पर आज नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार उसी की है। अगर उसकी सरकार ना होती तो दिल्ली की हिम्मत ना होती कि वह शिवसेना या ठाकरे परिवार की तरफ उंगली भी उठा दे। इतना ही नहीं, अगर उसकी सरकार नहीं होती तो नारायण राणे भी कुछ नहीं कह पाते। अगर उसकी सरकार नहीं होती तो शरद पवार भी 2 बार सोचते या पार्थ पवार भी 2 बार सोचते। लेकिन आज की तारीख में वही सरकार है, वही सत्ता है और सड़क की राजनीति जो शिवसेना ने पैदा की है उसका एक बड़ा वैक्यूम है। तो यह एक उस सड़क की राजनीति जिसमें शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने एक न सिर्फ एक ऐसे कद के साथ खड़ा कर दिया जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करते हुए देश की राजनीति को प्रभावित करने लगे, उस राजनीति के तौर तरीकों का यह अंत है क्या? और यह संयोग नहीं है बल्कि एक सियासी बिसात है जिसके भीतर में कुछ नाम ड्रॉप किए गए हैं और उन नाम ड्रॉप करने के पीछे शिवसेना को खारिज करने के लिए शिवसेना अपने तौर पर क्या करेगी और शिवसेना के पास ऑप्शन क्या बचेंगे,
क्योंकि सियासत बहुत साफ कहती है कि महाराष्ट्र की जरूरत आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को ज्यादा है। जितनी बड़ी कंपनियां दुनिया भर की चाइना को छोड़ रही है, उनका पहला प्रेफरेंस जो होता है वो महाराष्ट्र होता है। महाराष्ट्र जिस पोजीशन में मौजूद है, हर कोई चाहता है कि महाराष्ट्र में ही अपनी इंडस्ट्री को लगाए। उसका एक हिस्सा हम आपको बताते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का जो काम होता है, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे हैवर्ड पैकवर्ड का हो, इंटेल सैमसंग का हो, एलजी का हो, इसकी जो कंपनियां हैं जैसे फॉक्सकैन जो है उसको लगना था महाराष्ट्र में यूनिट लगनी थी, लेकिन वो चली गई तमिलनाडु। महाराष्ट्र सरकार ने अपने तौर पर इस दौर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में नहीं आया। हालांकि 26 जून 2020 को लगभग 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जिक्र हुआ और वो जिक्र इस रूप में था कि जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सेक्टर्स है और पुणे और थाने में, उसको गवर्नमेंट अपने तौर पर इन्वेस्ट करेगी, मजबूत करेगी, जिससे बाहर की कंपनियां आए तो इन्वेस्टमेंट हो सके। इसके अलावे लगभग 12 एमयू का जिक्र किया महाराष्ट्र सरकार ने कि लगभग 16,100 करोड़ जो है उसने इस रूप में कुछ कंपनियों को जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टेट में ला सके, इसके लिए उनको इन्वाइट किया और एमयू हो गया है इस बात का जिक्र, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। सरकार अपने तौर पर जो काम कर रही है, जिस रूप में काम कर रही है, वो चाहती है कि बाहर की कंपनियां आए, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति और शिवसेना की अगुवाई वाली राजनीति का परसेप्शन जो है, सेंटर में बैठी हुई सरकार ने ही अगर दुनिया के सामने नेगेटिव रख दिया तो फिर कौन सी कंपनी आएगी महाराष्ट्र में। लेकिन इस देश को, इकोनॉमी को स्टेबल करने की जरूरत है और यह सबसे बड़ी जरूरत मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के सामने एक चैलेंज है कि अगर वो इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पाई तो उसके भी हाथ पांव फूल जाएंगे, तो उसे किसी भी हाल में अपने अनुकूल महाराष्ट्र की सरकार को चलाना है। तो क्या सुशांत केस इसमें एक ऑक्सीजन का काम सरकार के लिए काम करेगा या डीए का काम कर रहा है, जिसके जरिए देखा जाए? आपके जहन में फिर सवाल आ रहा होगा, भाई सीबीआई की जांच दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जांच एक मौत की होनी है, रिजल्ट उसका आना है, इसमें पॉलिटिक्स को क्यों लाया जाए? तो राजनीति को प्रभावित करने वाली स्थितियां या राजनीति अगर सीबीआई जांच से कैसे लाभ देती है, उसके केसेस का जिक्र हमने कई तरीके से बताया भी आपको, और उसकी और फेरिस्त के भीतर में घुसिएगा तो इस दौर में ईडी और सीबीआई की भूमिका क्या रही है इस देश के कॉर्पोरेट को लेकर, स्टेट के लीडर्स को लेकर, इस देश के छत्रपों को लेकर, या राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, या फिर तमाम इंस्टीट्यूशन को किस रूप में अपने अनुकूल किया गया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। मतलब 3 निकल रहे हैं। क्या सुशांत की जांच अब सीबीआई के जरिए शिवसेना की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये शरद पवार यानी एनसीपी की सियासत की एक चाल ऐसी चली गई है जिसमें अब बीजेपी भी उस दिशा में जाएगी और शिवसेना को आने वाले वक्त में कैसे खत्म किया जाए, उसकी सियासत को खत्म किया जाए, ये दूसरी चाल है। तीसरी महत्वपूर्ण है कि इन सब के बीच में अब शिवसेना क्या वाकई अगर ऐसी परिस्थिति में आती है तो वो सत्ता संभालने से ज्यादा जरूरत इस बात की सोचेगी कि सड़क पे आके लड़ाई छेड़ दें और अब खुद को शहीद बना दें। ये 3 परिस्थितियों में स्थिति फंसी हुई है। एक क्राइसिस यह भी आएगा कि जब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और अगर वाकई कोई ऐसा नाम आता है जिस नाम का जिक्र इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में कई लोगों ने किया और वो सीधे ठाकरे परिवार की दिशा में जाकर जुड़ रहा है, तो फिर कांग्रेस इसमें खामोश रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि शिवसेना के साथ कांग्रेस का रहना भी उसकी राजनीति को कहीं साल नहीं पा रहा है। उसकी खामोशी ही इस बात की दिशा में जा रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उसका अपना कद धीरे धीरे गायब तो नहीं हो रहा है। और अगला हिस्सा यह है कि कांग्रेस ने पूरे तौर पर शरद पवार से कहा है कि अब आप इस राजनीति को कीजिए क्योंकि ये सरकार के साथ लंबा नहीं चल सकता है। ये तमाम चीजें, लेकिन शरद पवार को बीजेपी के साथ भी नहीं जाना और बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि इस सरकार को गिरने भी नहीं देना है और खुद इसको चलाना भी है। ये उलझन है। इसीलिए इस दिशा में मत सोचिए कि महाराष्ट्र पुलिस काम कैसा करेगी। सत्ता जो चाहती है वैसा ही काम होता है। यह मत सोचिए कि बिहार पुलिस बहुत ज्यादा सक्रिय थी। बिहार में चुनाव है, राजनीतिक मैदान में नीतीश कुमार के सामने चैलेंज है और सुशांत सिंह बिहार में युवाओं के सामने एक आइडियल केस के तौर पर उभरे हैं। अलग अलग तरीके से वहां एक फिल्म सिटी का ऐलान हो रहा है, कहीं सुशांत सिंह के नाम पर मेमोरियल हो रहा है, कहीं लेक्चरशिप हो रही है, कहीं मूर्ति लगाने का जिक्र हो रहा है। बिहार की राजनीति में राजनीतिक सत्ता जो चाहेगी उस दिशा में बिहार पुलिस बढ़ेगी और सीबीआई सीधे सीधे सेंटर के हाथ में है और सेंटर की राजनीति को बिहार भी साधना है और महाराष्ट्र भी साधना है। बाकी जो बिटवीन द लाइन्स है इसको आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।